हाँ। मेडिकल डायग्नोसिस की दुनिया में ना एक तरह का अजीब सा सुकून होता है। हाँ। मतलब बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह। सही बात है ना? अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर सीधा इशारा करके कह देते हैं कि भाई समस्या ठीक इसी जगह पर है। बिल्कुल, चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, इसे समझना बहुत आसान होता है। एग्जैक्टली। लेकिन और ये जो बाइनरी नजरिया है ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ये इंसान के दिमाग को बहुत सुरक्षित महसूस कराता है। हाँ। मतलब हम चीजों को साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग खानों में बांटना पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि काले और सफेद के बीच का जो ग्रे एरिया है वो अक्सर असहज कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब बात मानव मनोविज्ञान की आती है या फिर जीवन के लंबे संघर्षों और समय के चक्र की, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। परिदृश्य बहुत ही धुंधला और जटिल हो जाता है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी धुंधलेपन को थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे। यही आज का हमारा मिशन है। हम ये डिकोड करेंगे कि इन स्रोतों के अनुसार कैसे ग्रहों की चाल, खासकर देवगुरु बृहस्पति और बुध का मार्गी होना, एक व्यक्ति को गहरी निराशा, डिप्रेशन और लगातार संघर्ष के दौर से निकाल सकती है। और निकालकर अचानक एक अत्यधिक व्यावहारिक, कूटनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त इंसान में बदल सकती है। बिल्कुल। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक केस स्टडी है। मतलब ज्योतिष में विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक इंसान अपने सबसे बुरे वक्त से सीखकर दुनिया के सामने अपनी पूरी रणनीति ही बदल लेता है। और यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। इस चर्चा में हमारा उद्देश्य इन भविष्यवाणियों को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम सिर्फ उस जीवन दर्शन और उन मनोवैज्ञानिक पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं जो इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। ये मूल रूप से मानव स्वभाव के लचीलेपन और उसके क्या कहते हैं उसे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरा मानना है कि किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए उस नींव को समझना पड़ता है जिस पर वो खड़ा है। और यहाँ वो नींव है दर्द और भारी दबाव। सही कहा। इन आलेखों ने पिछले कुछ वर्षों की स्थिति का बहुत ही डरावना चित्रण किया है। 2018 से 2021 तक के समय को सीधे तौर पर एक अग्नि परीक्षा कहा गया है। अग्नि परीक्षा। हालांकि ये भी दर्ज है कि 2024 के बाद थोड़ी सांस लेने की जगह मिली, लेकिन हालात पूरी तरह से नहीं सुधरे। अगर दस्तावेजों को देखें तो वर्तमान स्थिति को 3 मुख्य समस्याओं के इर्द गिर्द समेटा गया है। वो 3 समस्याएं क्या हैं? पहला है गहरा अवसाद या डिप्रेशन, जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर रहा है। ये तो सबसे ज्यादा तोड़ देने वाला होता है। बिल्कुल। दूसरी समस्या है आर्थिक, मतलब पैसे आ तो रहे हैं लेकिन सिर्फ इतने कि बमुश्किल जरूरतें पूरी हों, या फिर पूरा जीवन कर्ज की किश्तों में उलझा हुआ है। और तीसरी है नौकरी और निजी जीवन, विशेष रूप से संतान पक्ष को लेकर एक भारी अस्थिरता। इसमें एक बहुत ही तीखी लेकिन यथार्थवादी बात कही गई है। स्रोत के ही शब्दों में, ये वो दौर है जहां जिन लोगों की, और मैं यहाँ कोट कर रही हूँ, 4 रुपए की औकात नहीं है, वे लोग भी इस व्यक्ति को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? और मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान इतना टूट चुका है कि वो पलटकर जवाब भी नहीं दे रहा है, वो बस शांत है। लेकिन उस शांति के पीछे एक बहुत गहरी प्रक्रिया चल रही है। इन आलेखों में इस पूरे संघर्ष को महज एक बुरा दौर नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड बताया गया है। एक ट्रेनिंग ग्राउंड मतलब यूनिवर्स कुछ सिखा रहा है। हाँ, एक तरह की ब्रह्मांडीय योजना समझ लीजिए। ये अग्नि परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि व्यक्ति अपने और पराये के बीच की जो धुंधली रेखा है उसे हमेशा के लिए साफ देख सके। अच्छा, ताकि बाद में धोखा ना खाए। एग्जैक्टली। जब भविष्य में वो एक बड़े मुकाम पर पहुंचेगा तो ये याददाश्त उसे अहंकारी नहीं बनने देगी। उसे पता होगा कि जब वो अंधेरे में था तो किसने उसका हाथ छोड़ा था। ये स्थिति कुछ भौतिक विज्ञान के उस नियम जैसी लगती है जहां एक स्प्रिंग को सालों से लगातार दबाया जा रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? मतलब उस स्प्रिंग पर मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और लोगों के तानों का भारी वजन रखा हुआ है। और भौतिकी का वही नियम ये भी कहता है कि स्प्रिंग को जितना अधिक और जितने लंबे समय तक दबाया जाएगा, उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएगी। क्या बात है! और जब वो वजन हटेगा तो वो स्प्रिंग अपनी पुरानी जगह पर वापस जाकर नहीं रुकेगी, वो बहुत ऊंचाई तक उछलेगी। और आलेखों के अनुसार वो वजन हटने का समय 2026 के बीच तय किया गया है। बिल्कुल।
और इसका कारण देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का मिथुन राशि में मार्गी होना, मतलब सीधी चाल में आना बताया गया है। बृहस्पति को कुंभ राशि के लिए आय, धन, स्थिरता और वाणी का कारक माना गया है। हाँ, पंचम भाव में। अब आमतौर पर जन्म कुंडली के पंचम भाव को शिक्षा या भावनाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ जो बदलाव बताया गया है वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए छल का प्रयोग करना सीख जाएगा। एक सेकंड रुको, ये छल शब्द थोड़ा खटकता है। मैं समझ सकता हूँ। मतलब अगर कोई इस विश्लेषण को सुन रहा है तो मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या ये स्रोत किसी इंसान को अचानक से एक खलनायक, धोखेबाज या नेगेटिव इंसान बनने की ओर इशारा कर रहे हैं? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इस संदर्भ की परतों को हटाएं तो ये छल किसी निर्दोष को लूटने की योजना बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये विशुद्ध रूप से एक रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। इसे हम आज की भाषा में बाउंड्री सेट करना कह सकते हैं। अच्छा, मतलब खुद को बचाना। हाँ, बचपन से इस व्यक्ति को सिखाया गया कि कर्म करो, धर्म करो, दूसरों की मदद करो। उसने ऐसा ही किया, लेकिन नतीजे में लोगों ने उसका फायदा उठाया और वो सड़क पर आ गया। तो अब जो ये नई कूटनीति है, ये उन लोगों को रोकने का एक तरीका है? अचूक तरीका है। जो लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ रहे थे, अब ये अपने अस्तित्व को बचाने की रणनीति है। अब तक जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर फैसले ले रहा था और इसी वजह से डिप्रेशन में था, वो अचानक से खुद अपना जज और वकील बन जाएगा। वो ये तय करिए कि किसके साथ क्या करना है। मतलब वो अब विक्टिम वाली मानसिकता से पूरी तरह बाहर आ रहा है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत ही मजेदार और ग्राफिक उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि जिन सीनियर्स या इन्वेस्टर्स के साथ पहले इस इंसान की बहस हो जाती थी या जिनकी वो चापलूसी नहीं कर पाता था, अब वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे उसके मुंह से मधुमक्खी का मधु टपक रहा हो। ये बहुत ही क्लासिक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है ना? वो मीठी बातें करके सामने वाले की ईगो को सहलाकर अपना काम निकाल लेगा। एक तरह से विशुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण, रिश्ते अलग, पैसे अलग और काम अलग। बिल्कुल। आलेखों में एक बहुत ही शानदार वाक्य है, आसमान में उड़ने से अच्छा धरती पे पैदल चलना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अब तक ये व्यक्ति शायद उन लोगों पे भरोसा कर रहा था जो हवाई वादे करते थे। अब वो यथार्थ के धरातल पे आ गया है, रियलिटी चेक मिल गया उसे। तो उसने उड़ना छोड़ दिया है। हाँ, उसे समझ आ गया है कि भावनाओं से भरे जो रिश्ते उसकी ऊर्जा चूस रहे थे, उन्हें अब एक ठंडे और कैलकुलेटेड नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर हम इस इंसान को एक कंपनी मान लें तो ऐसा लगता है जैसे बृहस्पति ने आकर पुरानी भावुक मैनेजमेंट टीम को बाहर निकाल फेंका है। एग्जैक्टली। और अब कंपनी में एक नया, बेहद सख्त और प्रॉफिट ओरिएंटेड सीईओ बैठ गया है, जिसने नियम बना दिया है कि अब से कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। लेकिन अगर इसी एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो वो नया सीईओ तो बैक ऑफिस में बैठा है ना। पॉइंट है। लेकिन दुनिया को वो रणनीति कैसे नजर आएगी? दुनिया को ये कैसे पता चलेगा कि ये इंसान अंदर से इतना बदल चुका है? यहीं पर इन ज्योतिषीय स्रोतों का दूसरा सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, बुध यानी मर्क्यूरी का मार्गी होना। बिल्कुल। तो बुध का क्या रोल है इसमें? आलेख बताते हैं कि वाणी, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध अब तक वक्री चल रहे थे, मतलब उल्टी चाल, वो भी राहु और मंगल जैसे क्रूर ग्रह के साथ। तो इसका असर क्या हो रहा था? इसकी वजह से ये हो रहा था कि व्यक्ति जो कहना चाहता था वो गलत तरीके से समझा जा रहा था, संचार टूट रहा था, ससुराल पक्ष में दिक्कतें थी, पैतृक संपत्ति के मामलों में विवाद चल रहा था। लेकिन कुछ जब बुध अपनी चाल बदलकर कुंभ राशि के प्रथम भाव में मार्गी होंगे तो स्रोत कहता है कि वे दिग्बली हो जाएंगे। हाँ, दिशा बल प्राप्त कर लेंगे। अब बिना किसी भारी तकनीकी शब्दावली में उलझे अगर इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ निकालें तो ये व्यक्ति के आकर्षण और उसकी संवाद शैली में एक विस्फोट की तरह है। बिल्कुल। ये वो पीआर और सेल्स डायरेक्टर है जो उस कड़क सीईओ की बनाई हुई रूखी रणनीति को एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक पैकेट में डालकर दुनिया को बेच रहा। अरे वाह, मतलब अंदर से सख्त और बाहर से मीठा। एग्जैक्टली। जब बुध प्रथम भाव में ऊर्जावान होता है तो व्यक्ति का आभामंडल ही बदल जाता है। वो जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। स्रोत विशेष रूप से बताते हैं कि जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग या वकालत जैसे संचार आधारित क्षेत्रों में हैं, उन्हें इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। और ये सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि जो जीवन साथी अब तक शायद इस व्यक्ति के संघर्षों या उसके अवसाद के कारण उससे दूर हो गया था, या जहां रिश्तों में खटास आ गई थी, हाँ, वहां अचानक एक बहुत ही मजबूत समर्थन वापस मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
लेकिन ऐसा क्यों? अचानक जीवन साथी का समर्थन कैसे? इसका कारण भी बहुत तार्किक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अंदर से टूट चुका होता है, उसके फैसले डगमगा रहे होते हैं, तो उसके आसपास के लोग भी असुरक्षित महसूस करते हैं। लॉजिकल है। लेकिन जब वो व्यक्ति अचानक एक नई ऊर्जा, स्पष्ट संवाद और एक मजबूत व्यवहारिक रणनीति के साथ सामने आता है, तो वो फिर से आकर्षक और भरोसेमंद लगने लगता है। मतलब कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। बिल्कुल। बुद्ध की सप्तम भाव पर दृष्टि इसी आकर्षण और समन्वय की वापसी का प्रतीक है। तो अंदर से एक कूटनीतिक सीईओ और बाहर से करिश्माई पीआर डायरेक्टर? घातक संयोजन है ये। बिल्कुल। लेकिन इन सब के मिलने से असल जिंदगी में ठोस परिणाम क्या देखेंगे? मतलब टैंजिबल रिजल्ट्स क्या होंगे? क्योंकि आलेख सिर्फ हवा में बात नहीं करते, वे बहुत ही विशिष्ट घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। सही कहा। सबसे पहला और बड़ा परिणाम अष्टम भाव से जुड़ा है, जो अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अचानक घटनाएं? जैसे कि? अगर किसी ने ऐसा निवेश कर रखा है जिसे वो डूब चुका मान बैठा था, तो उस पैसे की वापसी का समय आ गया है। पैतृक संपत्ति जो सालों से विवादों में उलझी थी, उसमें इस व्यक्ति के पक्ष में फैसले आने की बात कही गई है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगी वो है कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत। हाँ। अब ये कोई जादू नहीं है। अगर हम इसे अभी तक की हमारी मनोवैज्ञानिक चर्चा से जोड़ें, तो कोर्ट केस क्यों सुलझेंगे? क्यों सुलझेंगे? क्योंकि अब ये व्यक्ति जज के सामने या अपने वकीलों के साथ भावनाओं में बहकर गलतियां नहीं कर रहा है। वो एक कूटनीतिक सीईओ की तरह सोच रहा है और पीआर डायरेक्टर की तरह अपनी बात स्पष्ट रूप से रख रहा है। बिल्कुल, परफेक्ट एनालिसिस है ये। और यही बात अटके हुए इंटरव्यू या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डील्स पे भी लागू होती है। और क्या क्या फायदे बताए गए हैं? इसके अलावा स्रोत कहता है कि कर्ज की वजह से जो ज्वेलरी या प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई थी, वो धीरे धीरे वापस आना शुरू होगी। मतलब आर्थिक हैसियत वापस मिलेगी। एग्जैक्टली। यानी व्यक्ति की आर्थिक हैसियत जो समाज में उसकी औकात तय करती है, वो दोबारा स्थापित होगी। और निजी जिंदगी में तो ये व्यक्ति एक अलग ही स्तर पर ऑपरेट करने लगेगा। आलेख कहते हैं कि ऐसे प्रेम संबंध या रिश्ते जो केवल उसका समय बर्बाद कर रहे थे और उसे भावनात्मक रूप से चूस रहे थे, उनसे वो बिना किसी गिल्ट के बाहर निकल जाएगा। राइट। सबसे बड़ी बात, लोग क्या सोचेंगे या बदनामी का जो डर था, वो इस व्यक्ति के दिमाग से पूरी तरह डिलीट हो जाएगा। जब आप सर्वाइवल मोड से निकलकर अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं ना, तो समाज की परवाह सबसे पहले पीछे छूटती है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक संतुलन की जरूरत होती है, और इन स्रोतों में इसके लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। रेमेडीज? जैसे कि क्या उपाय? बृहस्पति के लिए प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ और 2 जून तक हर मंगलवार दुर्गा मंदिर में पानी वाला नारियल चढ़ाना। वहीं बुध के लिए ओम गंग गणपतये नमः का जाप। और शायद जानवरों से भी कुछ जुड़ा था। हाँ, बेजुबान जानवरों जैसे गायों और पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना। वेट एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? हमने कुछ देर पहले बात की थी कि आलेख साफ साफ कह रहा है कि बेवजह का दान पुण्य और अंधी धार्मिकता बंद कर दो। बिल्कुल कहा था। व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई भावनाओं में बहकर नहीं लुटानी चाहिए। और अब यही स्रोत कह रहा है कि दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाओ और पक्षियों को दाना खिलाओ। क्या ये अपनी ही बात को काटना नहीं हुआ? ये बहुत ही जायज सवाल है। मतलब एक तरफ कूटनीति और स्वार्थ की बात, दूसरी तरफ परोपकार। अगर हम इसे सतही तौर पर देखें तो ये विरोधाभास लगता है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से ये इन पूरे दस्तावेजों का सबसे गहरा मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? देखिए, जब एक व्यक्ति लंबे समय तक पीड़ित रहा हो, अवसाद में रहा हो, और फिर अचानक उसे कूटनीति, सत्ता और पैसे की ताकत मिल जाए, तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। क्या खतरा? वो व्यक्ति खुद एक तानाशाह या क्रूर इंसान बन सकता है। ओह, मतलब वो वही बन सकता है जिससे वो अब तक लड़ रहा था। एकदम सही। इसलिए ये जो उपाय हैं, ये असल में धार्मिक कर्मकांड से ज्यादा साइकोलॉजिकल एंकर्स हैं। मनोवैज्ञानिक एंकर। दिलचस्प है। श्रोता उस अंधी धार्मिकता का विरोध कर रहा है जहां लोग दुनिया को दिखाने के लिए या समाज के डर से दान करते हैं और खुद कर्ज में डूब जाते हैं। हाँ, शो ऑफ वाली धार्मिकता। बिल्कुल। लेकिन बेजुबान जानवरों को दाना खिलाना या शांत बैठकर मंत्र का जाप करना व्यक्ति को जमीन से जोड़े रखता है। ये उसके अंदर की करुणा को मरने नहीं देता। ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। ये सुनिश्चित करता है कि जब वो व्यक्ति बोर्डरूम में या अपनी दुकान पर एक क्रूर और व्यावहारिक व्यापारी की तरह फैसले ले रहा हो, तब भी उसका अहंकार उसे अंधा न करवे। मतलब एक तरफ तेज दिमाग और दूसरी तरफ शांत मन। एग्जैक्टली। ये उस नई और तेज ऊर्जा को एक शांत दिशा देने का तरीका है।
कूटनीति और करुणा का परफेक्ट संतुलन। ये विश्लेषण वाकई चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें, अवधि कुंभ राशि के जातकों के लिए महज कुछ ग्रहों के आगे पीछे होने का समय नहीं है। ये एक अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जहां अवसाद, शोषण और लगातार झेले गए अपमान की राख से एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। एक ऐसा इंसान जो अब अत्यधिक सशक्त है, आर्थिक रूप से जागरूक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अब ये अच्छी तरह जानता है कि इस दुनिया में अपनी सीमाएं, मतलब अपनी बाउंड्रीज कैसे तय करनी है और अपना हक कैसे लेना है। और यही बात इस केस स्टडी को सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रासंगिक बनाती है। बुरा वक्त कभी भी सिर्फ सजा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये आपको ये सिखाने आता है कि आप कहाँ जरूरत से ज्यादा भावुक हो रहे हैं और किन लोगों को आपने अपने जीवन में बेवजह की अहमियत दे रखी है। एकदम सही बात है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए कूटनीतिक होना और अपने हितों को सबसे आगे रखना स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये इस दुनिया में जीवित रहने की प्राथमिक शर्त है। बिल्कुल, यथार्थ का सामना करना ही सबसे बड़ी जीत है। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं आज की इस पूरी चर्चा से निकला एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। इन दस्तावेजों का दावा है कि ग्रहों की एक खास चाल एक इंसान के अंदर अचानक इतनी कूटनीति, चालाकी और व्यावहारिकता ला सकती है जो पहले कभी नहीं थी। जी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा व्यक्तित्व, हमारा वो स्वभाव जिसे हम अपना मानते हैं, सच में कुछ ऐसा है जो स्थायी है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर हम बस एक मौसम की तरह है जो किसी सही ब्रह्मांडीय ट्रिगर या परिस्थितियों के उस दबाव के हटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम अपनी पुरानी सारी परतें उतारकर पूरी तरह से एक नया रूप ले सकें? क्या हम सच में वो हैं जो हम दिखते हैं, या वो हैं जो परिस्थितियां हमें बनने देती हैं? जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे।